यूपी बोर्ड होता था, उसका रिजल्ट जाता था 20%, 25%, मतलब इतने ही लोग पास होते थे बस। यूट्यूबर्स हैं या कुछ हैं, वो इतना आगे बढ़ गए हैं कि दूसरे बच्चे उन्हें देख रहे हैं, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। भाई 8 घंटे की ड्यूटी है, 7 घंटे का वर्क आवर है, तो हम क्यों 9 घंटे काम करें? फिर पॉलिटिक्स करते हैं, वो बगल वाले को धक्का देते हैं, वो अपने बॉस की चमचागिरी करते हैं। मैं एक बार 10th में फेल हुआ, फिर ग्रेजुएशन में फेल हुआ, चुनाव लड़ा, वो हार गया। एक बार मैं एक दिन के लिए जेल गया, उस जेल की जिंदगी ने मेरी लाइफ बदल दी और मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज है आपके हिसाब से ये होनी चाहिए या नहीं? ब्रेकिंग न्यूज से बड़ा झूठ कुछ नहीं है। सुधीर जी, वेलकम टू द डीप रूट टॉक्स। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। मतलब सच में लखनऊ आकर आपके साथ पहला पॉडकास्ट ही आपके साथ, आपसे मुलाकात पहले हुई थी और उस मुलाकात में ये हुआ था कि जल्दी दोबारा मुलाकात हो। ऐसे नहीं पता था कि मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी आ जाओगे। मैं इस चीज में बहुत मानता हूँ कि जो चीजें कई बार लिखी होती हैं और वो होती हैं, फिर इट वाज मेंट टू हैपन। मुझे भी यही लग रहा है। तो ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, तो डीप रूट टॉक्स में वी ट्राई टू गो डीप इनटू द थिंग्स। हम जाते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई भी बात करें तो खुल के बात करें, तो जितनी भी। और आप तो मतलब एडिटर इन चीफ हैं नवभारत टाइम्स के, और जर्नलिज्म में आपका करियर इतना लंबा रहा है और डेकोरेटेड रहा है, और प्लस आप राइटर भी हैं, अब तो फिल्म मेकर भी हैं। तो बहुत बातें करेंगे आपसे, बिल्कुल। बट सबसे पहले सर मैं यही जानना चाहूंगा कि यही प्रोफेशन क्यों चुना? दरअसल जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी और मेरी मैथ्स भी अच्छी नहीं थी। 86-7 में मैंने 10th किया था। तो जो यूपी बोर्ड होता था, उसका रिजल्ट जाता था 20%, 25%, मतलब इतने ही लोग पास होते थे बस। हाँ, इतने ही लोग पास होते। आप कभी हिस्ट्री उठा के देखिए कि यूपी बोर्ड की हिस्ट्री उठा के देखिए तो 27%। जिस साल मैं पहली बार फेल हुआ था तो 27 था, और उसके बाद वाले में 28%, ऐसे ही रिजल्ट गया था। तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो जाते थे और उसमें ज्यादातर मैथ्स में फेल होते थे। अच्छा। मेरी भी मैथ्स अच्छी नहीं थी, तो खैर जैसे तैसे दूसरे साल में हमने पास किया। और दूसरे साल भी जब 3 साल में मैंने 10वीं पास की, 2 साल में होनी चाहिए थी, और उसमें भी मैथ्स में मेरे 47 नंबर आए, केवल 47 नंबर। बाकी सब में 60% से ऊपर थे। तो जब भी हम कोई कंपटीशन देते थे, घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं और या IAS बन जाऊं या कोई बड़ी पोस्ट पे जाऊं। सबका सपना होता है पेरेंट्स का, और मेरे भी अभिभावकों का यही सपना था। तो जो भी कंपटीशन मैंने दिया, सब दिए मैंने। CPMT दिया डॉक्टरी के लिए, PCS दिया, IAS का दिया, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, मतलब डिफेंस में जाना मेरी अपनी चॉइस थी, वो भी दिया। लेकिन मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी और मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, और वो दोनों चीजें जरूरी थी। उस बीच में जब मैं 12वीं में था तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त पढ़ता था, आलोक। तो उसके पापा मधुकर त्रिवेदी जी, वो जर्नलिस्ट थे। एक बार वो मुझे अपने घर ले गया, यहीं लखनऊ में दारुल शफा में, और वो नवभारत टाइम्स इवनिंगर में रिपोर्टर थे। तो मैं गया तो मैंने देखा बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, और बड़ा ही उनका जलवा बहुत है। तो शुरुआत तो मुझे ये लगा कि यार ये प्रोफेशन बड़ा अच्छा है। फिर मैंने उनसे पूछा क्या तैयारी होती, बोले कुछ नहीं, मास जर्नलिज्म का कोर्स कर लो। और उस समय तक तो लोग कोर्स भी नहीं करते थे। आप कोर्स कर लीजिए और आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। तो हमने, ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो मैंने तय कर लिया था, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही तय कर लिया था कि मैं जर्नलिज्म में आऊंगा। तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, वैसे ही मैंने एक डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लिया, यहाँ पे लखनऊ में ही 1 साल का डिप्लोमा किया। और कोर्स का रिजल्ट नहीं आया था, वैसे ही मैंने एक इवनिंग का अखबार ज्वाइन किया, और 500 रुपए महीने से पहली मेरी नौकरी की शुरुआत हुई 1994 में। 1994 में आपने शुरुआत की, पर उससे पहले आप काफी शरारती थे। देखो, उससे पहले सिर्फ मैं ही शरारती नहीं था। हाँ। वो पूरी एक पीढ़ी, एक पूरी जनरेशन स्ट्रगल से निकल रही थी, बड़े संघर्षों से निकल रही थी। उसकी वजह ये थी कि
दुनिया बदल रही थी। मतलब हम लोग जो 71 में पैदा हुए, तो उनके लिए 80 का जो दौर था, 80-90 के बीच का दौर था, वो पूरी दुनिया में क्रांति मची हुई थी। सोवियत संघ टूट गया था, वहां पे पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट, मतलब एक तो ये खुलेपन की नीति आई थी और लोगों को थोड़ा आजादी दी गई थी। पहले एक बंधा हुआ देश था सोवियत संघ, तो जब वो टूटा तो उसका असर पूरी दुनिया में पड़ा और ये जो उदारवाद का दौर आया और लाइसेंसिंग खत्म हुई, ग्लोबलाइजेशन हुआ और विश्व व्यापार संगठन, ये सारी चीजें आने लगी। जो कंपनियां दूसरे देशों में काम नहीं करती थीं, उन्होंने आके काम करना शुरू किया, तो जो नौकरी के नए अवसर बढ़े और लोगों का जीवन स्तर आगे की ओर बढ़ना शुरू हुआ। हालांकि उस समय बड़ा विरोध हो रहा था, लोग कम्युनिस्ट पार्टियां और बीजेपी दोनों ही बहुत विरोध करती थी कि अगर ये उदारवाद आया और नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो देश तबाह हो जाएगा, हम गुलाम हो जाएंगे मल्टीनेशनल कंपनीज के, ये सारी बातें होती थी। हम लोगों को उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा था वो दिख रहा था। मतलब पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, कंपनियां आनी शुरू हुई, तो पढ़े लिखे बच्चों की, नई लोगों की जरूरत हुई, MBAs की जरूरत पड़ना शुरू हुई, इंजीनियर्स की जरूरत होना शुरू हुई, तो अचानक से नए कॉलेजेस खुलना शुरू हुए, नए इंजीनियरिंग कॉलेज, नए मैनेजमेंट कॉलेजेस, बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। पहले क्या होता था कि घर में जो पेरेंट्स कर रहे हैं वही बच्चे कर रहे हैं, एक दुकान खुलवा दी, वहीं बैठा हुआ है, मतलब एक जॉइंट फैमिली है, वही बड़े होते जा रहे हैं, बड़े से घर में छोटे छोटे टुकड़े बन के लोग रह रहे हैं। अब लोगों ने निकलना शुरू किया, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, तो ये वो दौर था और नए बड़े सपने दिख रहे थे कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। उस समय तक भी हालांकि 4 ही जॉब ज्यादा होती थी कि IAS बन गए, PCS बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन फिर नए नए रोजगार के भी चीजें आ रही थी, परिवार टूट रहे थे, लोग बाहर निकल रहे थे, तो वो एक अजीब सा ट्रांजिशन था। उसी समय मंडल कमीशन आया, तो मंडल कमीशन ने बहुत बड़ा बदलाव किया देश में। राम जन्मभूमि आंदोलन और मंडल कमीशन, ये मेरा जब 10वीं और 12वीं और ये सब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर ये सब चल रहा था, 4-5 साल, ये उसी समय का सारा बवाल था। आंदोलन हो रहे थे घरों में, मतलब जैसे हमारे यहाँ जन्मभूमि का आंदोलन हो रहा था, तो घरों से पूड़ी के पैकेट जा रहे हैं, फला जा रहा है, ढिमाका जा रहा है, समझी भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब हिंद और देश बिल्कुल डिवीजन पे, हिंदू मुसलमान, उधर बैकवर्ड और दलित जातियां, उनका उभार होना शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले की जो राजनीति थी देश की, उसमें अपर कास्ट हावी था, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ या इस तरह की जो बड़ी जातियां हैं वो हावी थी। मंडल कमीशन ने लोगों को राजनीति में आगे आने का अवसर दिया, उन जातियों को, उन लोगों को जो कभी राजनीति में थे नहीं। तो उसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव हुए, लेकिन वो लोग आए तो एक नया उभार आया, और जो अपर कास्ट सवर्ण लोग थे उनमें रोजगार के अवसर कम हुए। जैसे मेरे जैसे लोग, जिनको मतलब एक तो ऐसे भी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी नहीं, ऊपर से रिजर्वेशन, तो समझ में आ गया एक ही बार कंपटीशन देके कि भैया होना कुछ नहीं है। तो मैं जर्नलिज्म में इसलिए भी आया क्योंकि मुझे लगा कि यहां आप जितनी मेहनत करोगे शायद उतना अवसर आपको मिल जाएगा। तो उस समय सर जर्नलिज्म की जो एंट्री थी वो रिपोर्टिंग से थी आपकी? हाँ, रिपोर्टिंग से थी। नहीं, पहले मैंने 1 साल इंटर्नशिप में डेस्क पे भी काम किया, तो मैं उस समय बड़ा संघर्ष का दौर था। ये किस्सा जरूर बताऊंगा। मैंने डिप्लोमा कोर्स खत्म किया तो मैं एक इवनिंगर में काम करना शुरू किया। सुबह 9:30 से 1:30 बजे तक मैं एक संसार लोग इवनिंगर था कैंट रोड पे, यहाँ पे, वहां काम करता था। और उसके बाद वहां से मैं ऑटो पे या बस पे चलता था, अलीगंज आता था। अलीगंज में राष्ट्रीय सहारा था, वहां मैं इंटर्नशिप करता था डेस्क पे, दिन 2 से रात 2 तक। और रात 2 बजे मैं अलीगंज से पैदल चलता था चौपटिया, 7 किलोमीटर रात में पैदल जाते थे। और तब मुझे डर बहुत लगता था। रास्ते में एक मेडिकल कॉलेज KGMU, उसमें KGMC था, तो वहां पे लाश के वास्ते वाली गाड़ियां बहुत खड़ी रहती थी, क्योंकि कैजुअल्टी होती थी, काफी लोग वहां पे मरते भी थे। तो वो गाड़ियां देख के मुझे बड़ा डर लगता था। रोज मैं उतना ही हिस्सा दौड़ के पार करता था। तो ये स्ट्रगल मेरा 1 साल चला। और मतलब मेरी हालत ये थी कि 5-6 घंटे मैं सो पाता था, और फिर सुबह 8:30 बजे तो ना जूते मुझे धोने का मौका मिले, कपड़े भी गंदे रहते थे, मेरी शक्ल पे 12 जिसको कहते हैं बजे रहते थे। और नया नया कंप्यूटर आया था, तो सहारा में मैं इंटर्नशिप कर रहा था,
वहां पे जो कंप्यूटर में पहले क्या था, पहले कंपोज नहीं करते थे खबरें। पहले क्या होता है, रिपोर्ट अभी जैसे रिपोर्टर खुद कंपोज करता है सीधे चली जाती है डेस्क पे। पहले क्या होता था, हाथ से कॉपी लिखी जाती थी, एक आदमी लिखता था, फिर दूसरा सब एडिटर उसको एडिट करता था और कई बार रीराइट करता था। फिर जब वो रीराइट या एडिट हो जाती थी फिर उसको लेके ट्रे में जाना पड़ता था। एक कंप्यूटर का जो रूम था वहां पे कंपोजिटर बैठे रहते थे, वो उसको वो करते थे, कंपोज करते थे और फिर छपा हुआ प्रिंट जो कंप्यूटर का निकलता था वो लाके फिर बोर्ड लगा होता था, उसके ऊपर अखबार के साइज का कागज उसे काट के चिपकाया जाता था, ब्रोमाइड बनता था और फिर उसको भेजा, उसकी फिर निगेटिव बनते थे उसके टेक्निकल, फिर उसको भेजा जाता था। मतलब आज जैसा आसान चीजें नहीं थी, तब इस तरह से अखबार छपता था। तो जब अंदर जाते थे तो उसका वहां का रूल था कि आप जूता उतार के जाइए कि डस्ट अंदर नहीं जानी चाहिए कंप्यूटर में। और मैं ऐसे ही जूता पहन के चला जाता था। तो एक दिन वो जो वहां का फोरमैन इंचार्ज था उसने कहा ऐसा है आज बिना जूता, हमने कहा मत उतरवा भाई जूता। उसने जूता उतरवाया और जैसे ही मैं अंदर गया तो इतनी भयंकर बदबू थी मेरे पैर में कि सारे लोग बाहर आ गए, सब के सब बाहर आ गए। और फिर उसके अंदर रूम फ्रेशनर और ये सब डाला गया। हमने कहा यार हम कह रहे थे धोने के समय ही नहीं मिलता है जूता, मतलब इतना गंदा मेरा पैर रहता था उस समय क्योंकि समय ही नहीं मिलता था। तो जो शुरू का 1 साल था वो बहुत ही मेरा स्ट्रगल वाला था। फिर दूसरा साल भी बहुत स्ट्रगल वाला था। उसके बाद जब 2-3 साल बाद मैं काफी कोशिशें करने के बाद बहुत बार इंटरव्यू में फेल हुआ, मैं सब जगह जाता था, पटना तक गया, हिंदुस्तान अखबार का इंटरव्यू दे के आया, वहां फेल हो गया। जागरण अखबार यहाँ का सबसे बड़ा था, उसमें 3 बार इंटरव्यू दिया, फेल हुआ। चौथी बार में जाके मेरा हुआ। तो जब वहां हुआ तब लाइन थोड़ी सी, तब थोड़ा सा मेरा जीवन बेहतर हुआ। वो शुरुआत की जो हासिल है वो सभी को करनी पड़ती है, वो कोई भी दौर हो वो करना पड़ता है आई थिंक। पर उस समय थोड़ी ज्यादा थी क्योंकि एक तो बदलाव आ रहा था, दूसरा पैसे भी नहीं थे, गाड़ी भी नहीं थी, पैदल बहुत चलना था और मतलब और समय नहीं मिल रहा था। नींद कितनी आती थी, मतलब समय ही नहीं होता था कि पूरी नींद हो पाए। सर अब 94 की स्ट्रगल इन जर्नलिज्म वर्सेस टुडे कितना बड़ा डिफरेंस आप देखते हो कि आज की डेट में किस, मतलब ऑब्वियसली वो वाला तो नहीं हो सकता जो 94 में होता था, पर आज की डेट में कैसा स्ट्रगल है? आज के दौर में जो स्ट्रगल है ना वो महत्वाकांक्षाओं का स्ट्रगल है। आज क्या है कि आज जो बच्चे हैं वो कम से कम पहले से बेहतर जीवन स्तर से आ रहे हैं। पहले का जो जीवन स्तर था और अभी का, अभी वो उनके पास ज्यादा सुविधाएं हैं अब। और अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो पहले हमको मौके पे जाना ही पड़ेगा, हम अगर जाएंगे नहीं तो हमको न्यूज नहीं मिलेगी। अभी क्या है कि वीडियो है, ऑडियो है, मोबाइल है, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं। अभी खबर हुई नहीं, अभी आपके पास प्रेस नोट आ गया। प्रेस नोट जैसा कुछ नहीं होता था उस समय। मतलब आपको जो अच्छी प्रेस नोट आते थे वो सर पॉलिटिकल प्रेस नोट और ये सब आते थे, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कुछ हो रहा है, जो स्पॉट पे नहीं गया वो पिछड़ गया। तो आपको, मैं सिर पे अंगोछा बांध कर स्कूटर लिए हुए दिन भर पसीने में घूमता था, मेडिकल रिपोर्ट करता था। तो मैं ऐसे वार्ड्स में चला जाता था जहां पे आइसोलेशन होता था, मतलब लोगों को मना होता था कि इन्फेक्शन हो जाएगा, वहां जा जाके भी मैंने रिपोर्टिंग की। लेकिन आज मैं देखता हूं कि आज का स्ट्रगल ये है कि लोग अभी क्या ना, कुछ बच्चे बहुत आगे बढ़ गए, यूट्यूबर्स हैं या कुछ हैं, वो इतना आगे बढ़ गए हैं कि दूसरे बच्चे उन्हें देख रहे हैं, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। स्ट्रगल, अगर कोई आदमी एक फील्ड को पकड़ के 3 साल अगर मेहनत करेगा तो वो निश्चित तौर पे सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन पेशेंस नहीं है, उनके अंदर धैर्य की कमी आ रही है और वो जल्दी से सब कुछ हासिल कर लेना चाह रहे हैं। उनको जल्दी है, उनको बहुत हड़बड़ी है। तो मुझे लगता है, और कई बार ये जल्दी अच्छी भी होती है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसे आजकल जेनजी पे जोक बन रहे हैं तो कि ये जो है अपने बॉसेस का कहना नहीं मानते, तो सही कई बार तो मुझे लगता है सही करते हैं। जो एक्सप्लॉयटेशन हमने झेला है वो ये क्यों झेलें भाई? 8 घंटे की ड्यूटी है, 7 घंटे का वर्क आवर है, तो हम क्यों 9 घंटे काम करें? कई बार अच्छा लगता है, मतलब कि ये अगर वो लोग कह रहे हैं, लेकिन वो जो 7 घंटे हैं उस 7 घंटे में फिर आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए कि कोई आप पे उंगली ना उठा सके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि, और सबको हम एक तराजू में नहीं तौल सकते, काफी बच्चों को जो नए आ रहे हैं उनको अंदाजा नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए शुरुआत में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना पैशनेट होना पड़ता है। जैसे जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म नौकरी नहीं है, मेरा ये मानना है नौकरी नहीं है। अगर आपके अंदर जर्नलिस्ट बनने का और कुछ नया ढूंढने का और समाज को एक नया बदलाव लाने का अगर आपके अंदर सोच नहीं है तो आपको जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहिए। अगर आप पैसा कमाने के लिए आए हो या कुछ और करने के लिए आए हो तो बेहतर है कि शुरुआत में ही कोई दूसरा प्रोफेशन चुन लीजिए। वरना क्या होता है, ऐसे लोग आ जाते हैं और उनके अंदर पैशन नहीं है, उनके अंदर ज्ञान की भी कमी है,
लेकिन वो हासिल सब कुछ करना चाहते हैं, तो वो आते हैं फिर पॉलिटिक्स करते हैं, वो बगल वाले को धक्का देते हैं, वो अपने बॉस की चमचागिरी करते हैं, फिर वो एक खराब इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें खराब लोग बनते हैं। तो मेरा मानना वो लोग आए जिनके अंदर आगे बढ़ने का, मतलब कुछ करने का, मतलब अपने लिए करने का नहीं, समाज के लिए करने का, जिनके अंदर कुछ वो हो, उन लोगों को आना चाहिए। आप भी कभी विक्टिमाइज हुए सर पॉलिटिक्स के, और फिर कैसे हैंडल किया आपने? सबकी जिंदगी में होता है, और मुझे लगता है कि अब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरी जिंदगी में जब जब भी ऐसा हुआ मैं थैंक यू बोलता हूं उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अगर वो नहीं करते तो मैं आज यहां नहीं होता। मुझे हमेशा, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था, मैंने नाम नहीं लेंगे क्योंकि जहां पे खराब बात बोलनी हो किसी का नाम नहीं लेना चाहते, तो मैं वहां काम करता था। मैंने साल भर बहुत मेहनत से काम किया, 12-12 घंटे 14-14 घंटे डेस्क पे काम किया। सब लोग मेरी बहुत तारीफ करते थे, कोई पैसा नहीं मिलता था, बस हमारे जो सीनियर होते थे वो खाना खिला देते थे एक वक्त का मुझको। तो वहां पे कुछ नए अपॉइंटमेंट आए करने के, और समय आया कि कुछ पोस्ट खाली हैं, तो वहां मेरा नहीं हुआ, नेताओं की सिफारिश वाले लोगों का हो गया। तो मुझे बहुत, मैं रोया भी उसको लेकर कि ये तो बड़ा गलत हुआ मेरे साथ। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं हुआ तो मुझे कुछ, मतलब तकदीर ने कुछ बेहतर तय सोच रखा था, तो मुझे ज्यादा बेहतर जगह मिली। तो कभी अगर जिंदगी में ऐसा हो तो मेरा मानना है कि निराश नहीं होना है। मैं तो हर बार फेल हुआ, मैं एक बार 10th में फेल हुआ, फिर ग्रेजुएशन में फेल हुआ, चुनाव लड़ा वो हार गया, कितने इंटरव्यू दिए उसमें मैं नहीं हुआ। सारे चुनाव कहाँ लड़े थे आप? मैं यहाँ केकेवी कॉलेज में जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं इलेक्शन लड़ा था। तो और इलेक्शन से पहले मेरे कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो उस लड़ाई झगड़े में जो उस समय का एक दौर था रंगबाजी का, मतलब कि हम भी फिर कुछ बन जाएं, कुछ नहीं तो बड़े इलाके के दबंग बन जाएं, हम गुंडे बन जाएं। तो उस समय ऐसा माहौल ही ऐसा था, इतना ज्यादा समाज में टकराव चल रहे थे कि हथियार मिलना बहुत आसान था। मतलब हर बच्चे, उस समय के ज्यादातर लोगों के पास कुछ ना कुछ होता था, तो मेरे पास भी होता था, मतलब मैं लगा के चलता था और इलेक्शन लड़ा। अच्छा, इलेक्शन का एक बड़ा मजेदार एक चीज है, जब आप इलेक्शन लड़ते हो और वोटर के पास जाते हो तो वोटर से बड़ा पॉलिटिशियन कोई नहीं होता है। तो उस समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी यही था, लगता था कि मैं ही जीत रहा हूं। 1991 में मैं चुनाव लड़ा था और मुझे लगता था कि मैं ही जीत रहा हूं, क्योंकि सारे लड़के कह रहे थे कि तुम ही जीत रहे हो, और पीछे 100-200 लड़के रहते भी थे। और जब रिजल्ट आया तो मैं 5वें नंबर पे था, और इतनी शर्म आई मुझे कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं हार जाऊंगा। और मैं फिर कॉलेज नहीं गया दोबारा, मैं यूनिवर्सिटी में जाके क्लासेस अटेंड करता था और फिर आके केवल एग्जाम देने कॉलेज में आता था। और यूनिवर्सिटी में जो क्लासेस बेहतर पढ़ाई होती थी वहां जाके मैंने पढ़ाई की। फर्स्ट ईयर में मेरे 42% आए थे, सेकेंड दोबारा जब मैंने दिया 62% आए, मतलब 20% का। उसी समय मेरा एक केस लगा था 307 का, वो केस भी खत्म हो गया था। मैंने पुराने लखनऊ में मैं रहता था, मैंने अपना घर भी छोड़ दिया था, मैं कहीं हॉस्टल्स में दोस्तों के यहाँ मैंने रहना शुरू किया और खूब पढ़ाई की। मतलब वहां से मेरी जिंदगी बदल गई थी इलेक्शन के बाद से। तो आपने सर एक तरह से वो भी लाइव देखी है जब हम कहते दबंगबाजी वाला, और एक अब आप एडिटर इन चीफ हैं, तो एक आप क्या मैसेज क्या देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस, लाइफ के इस एक्सपीरियंस से, कि ये दोनों लाइफ में से कौन सी बेहतर है? ऑब्वियसली बेटर तो यही है, बट वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उस लाइफ के? मैं आपको बताऊं कि जिस समय मैं छात्र राजनीति में था, या मैं थोड़ा गुंडागर्दी में कहूं उसमें था, तो वो समय उस समय बड़ी एक्साइटिंग लगती है। उस समय लगता वाह, उसका जो रोमांच होता है, उसका जो नशा होता है वो बहुत गजब का होता है। जो उस एज में बच्चे होते हैं ना, तब उनको लगता है वाह यार, इसे जहां जा रहे हैं 10 लोग सलाम कर रहे हैं आपको, मतलब जो दूसरे हैं, मतलब आप अगर थोड़े से आगे बढ़ गए हैं, और आपको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में आज भी मेरे ख्याल से अच्छा हुआ कि ये छात्र संघ चुनाव बंद हो गया, वरना ये एक जरिया था कि आप पहले आप छात्र संघ चुनाव लड़ते हो, छात्र राजनीति करते हो, थोड़ी गुंडागर्दी करते हो, 1-2 मर्डर करते हो, उसके बाद आप बड़े बड़े ठेके पट्टी लेना शुरू करते हो, वसूली करते हो। तो ये उस दौर में ये था, उस दौर में लोगों का यही जीवन का रास्ता ही था कि अभी हम छात्र संघ में राजनीति करेंगे और उसके बाद में हम नेतागिरी में आएंगे और ठेके उठाएंगे। तो आज भी
ज्यादातर यही हो रहा है। जो ठेका पट्टी और राजनीति जो आपस में जुड़ी हुई है, उसका कारण यही है। एक दबंगई से लोग शुरुआत करते हैं, यंगस्टर्स उनको बड़े नेता पकड़ लेते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से 100 अगर बनते हैं तो 90 चमचे बन जाते हैं, 5-10 मार दिए जाते हैं, कोई एक निकलता है जिसको देखकर हजारों की संख्या में लोग इस रास्ते पे आते हैं। तो मेरा मानना है कि ये रास्ता अच्छा नहीं है। जो उस समय का ये जो गुंडागर्दी और ये सारी जो आपका समय होता है, आपको पढ़ाई लिखाई और जो उस समय ज्ञान अर्जन करना, उन पर देना चाहिए। और मैं बड़ा खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने बहुत सही समय पे रास्ता बदल लिया। एक बार मैं एक दिन के लिए जेल गया था। उस जेल की जिंदगी ने मेरी लाइफ बदल दी और मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा, कभी उस सर्किल की ओर नहीं देखा, उन लोगों की ओर नहीं देखा। मैंने अपना घर भी छोड़ दिया, अपना पुराना जहां पे मैं रहता था वो छोड़ा और मैं आगे निकला और मुड़ के नहीं देखा। तो और मैं यहां तक आया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं लखनऊ में ही लोग सब मुझे जानते हैं कि मैं जब अपना पीछे पास देखता हूं और वहां से यहां तक, तो एक चमत्कार जैसा लगता है। लेकिन ये चमत्कार सबकी जिंदगी में हो सकता है। कोई किसी से भी अगर लाइफ में कभी कोई गलती हुई हो, मैं तो खास तौर से यंगस्टर से यही कहना चाहूंगा, जो युवा लोग हैं, कि अगर आपसे कभी कोई गलती है तो उसको सुधारिए और आगे बढ़िए, और मौका हमेशा मिलता है। सही बात है कि मौका हमेशा मिलता है। द ओनली थिंग इज कि उस समय हमें आपको अंदर से आवाज भी आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार वो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अदरवाइज और अच्छे गुरुओं का बहुत महत्व होता है कि आपको कौन सही समय पे मिल गया जिसने आपकी लाइफ बदल दी। तो मेरे एक गुरु हैं, उन्होंने, पापा ने भी बहुत हमारे अंदर चेंज, मतलब पापा की वजह से भी काफी बदलाव है, लेकिन मेरे गुरु जी थे जो मुझे पढ़ाते थे, जेपी शुक्ला जी, वो हिंदू के ब्यूरो चीफ थे 1993-4 में। उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत बदला, मतलब उनकी संगत में आने के बाद में मैं काफी बदला हुआ है। सर, आपके हिसाब से जर्नलिज्म एग्जैक्टली चीज क्या है और इस समय जर्नलिज्म का क्या मतलब बन गया? देखिए, पत्रकारिता का मतलब है सूचनाएं देना, सूचना से संवाद करना या सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना। आप अगर प्राचीन काल की बात करें तो सूचनाएं कैसे पहुंचाई जाती थी? डम 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 नगाड़ा बजता था और लोग कहते सुनो सुनो सुनो, फला फला ये हो रहा है। जब अखबार नहीं छपते थे या तब नहीं होता था, तब ये होता था, ये तरीका था इन्फॉर्मेशंस देने का, सूचनाएं देने का। उसके बाद धीरे धीरे नए नए जरिए आए, लिखना लोगों ने शुरू किया, पर्चे जाने लगे, उस पे सूचनाएं लिख के राजा एक दूसरे को भिजवाते थे या वो सूचनाएं लिख के लोग पढ़ते थे। फिर छापा खाने का आविष्कार हुआ, फिर अखबार आना शुरू हुए, अखबार आए तो अखबारों में तरह तरह के मतलब बदलाव आए। इस बीच में रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया। तो ये सारे संचार के और सूचनाओं के माध्यम बने। जहां तक प्रिंट मीडिया का बात है तो प्रिंट मीडिया में लगातार खूब बदलाव है। पहले भाषा के स्तर पे काफी बदलाव आया। पहले भाषा अलग थी, वक्त के साथ भाषा बदलती चली गई। आज उसमें अंग्रेजी के शब्द और दूसरी भाषाओं के शब्द बहुत हैं, तो वो इसलिए क्योंकि समाज की भाषा है। और अखबार अब रंगीन आने लगे हैं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, अब उनका कागज की क्वालिटी बहुत बेहतर है, पहले उतनी अच्छी नहीं होती थी। और जर्नलिज्म हर दौर में अच्छा या खराब रहा है। अगर कोई ये कहे कि आज मीडिया बहुत खराब हो गया है, तो मैं कहूंगा मीडिया पहले भी बहुत खराब था, मीडिया पहले भी बहुत अच्छा था और आज भी बहुत अच्छा है। तो हर समय में दोनों तरह के लोग हुए हैं जिन्होंने अच्छे या गलत काम किए। पहले पूरा सरकारी मीडिया हुआ करता था। अब जैसे 18 जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद वक्त कालखंड परिस्थितियों के हिसाब से भी मीडिया होता है। उस समय देश को बनाने की बात थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, देश को बनाना है, तो जो सरकार कह रही है वही छपता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री का भाषण है तो वो तो खबर लीड बनेगी। आज ऐसा नहीं है। आज तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो खबर बनेगी। हो सकता है नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने जो भी कहा है हम उसको नीचे कर दें, दूसरी खबरें इंपॉर्टेंट बनेंगी। तो वो बदलता गया दौर खबरों का। जब उदारीकरण आया तो बिजनेस और कंपनियों की खबरें प्रेफरेंस पे आने लगी। और सबसे बड़ी खबर, मतलब सबसे बड़ी बात है कि जो मीडिया है वो मिशन नहीं है। जैसे आजादी से पहले मिशन हुआ करते थे, गांधी जी हरिजन अखबार निकालते थे, देश को आजाद कराना है, और लोगों ने भी बहुत सारे अखबार निकाले। लेकिन आजादी के बाद बिजनेस है अखबार। ये बात लोगों को भी समझनी चाहिए कि अखबार एक बिजनेस है। तो बिजनेस है तो उसकी डिपेंडेंसी मीडिया, उसकी एडवर्टाइजिंग पर है।
तो जो आज मीडिया है उसमें एडवर्टाइजर का बहुत इंटरेस्ट है। अब उस एडवर्टाइजर के इंटरेस्ट और कस्टमर के इंटरेस्ट में संतुलन जो लोग बना लेते हैं वो एक अच्छी क्रेडिबिलिटी के साथ अखबार निकालते हैं, क्योंकि अखबार अगर चलाना है तो हमको एडवर्टाइजिंग चाहिए, और अगर हम उससे अलग हो जाएंगे तो हम अखबार ही नहीं चला पाएंगे, लोगों को सैलरी नहीं दे पाएंगे, लोगों के लिए काम नहीं कर पाएंगे। सर, इससे ऑथेंटिसिटी पे कहीं इफेक्ट नहीं ज्यादा आता है? मैं वही कह रहा हूं कि एक संतुलन बनाने की बात होती है। अब अगर आप टोटली आप एडवर्टाइजर के भरोसे हो गए, मान लीजिए आपको कोई एक नेता स्पॉन्सर करता है, तो आप उस नेता की ही प्रशस्ति गाथा पढ़ते चले जा रहे हो, वही बोलते चले जा रहे हो, और वो एक्सपोज भी हो जाते हैं, वो पता भी चल जाता है। अब आज क्या है, आज जैसा मीडिया का डिवाइड आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आज या तो आप प्रो सरकार हो या एंटी सरकार हो, दो तरह के लोग, बीच का कोई रास्ता, बीच में जैसे हम लोग हैं जो न्यूट्रल वे चलते हैं, तो हमको क्लिक ही नहीं मिलेंगे या हमारी उतनी पूछ ही नहीं होगी। लोग अब क्या है, जो एल्गोरिदम है, क्या डिजिटल जो हो गया ना सारा मीडिया, या जो सोशल मीडिया है, और ये सारी चीजों ने एक डिवाइड पैदा किया है। उसमें क्या एल्गोरिदम बहुत मायने रखता है कि आपका एल्गो क्या, आप हो कौन। मतलब आप पहले आपको देखे जाएंगे आप रवीश कुमार हो या आप अर्नब गोस्वामी हो, तो दोनों को पसंद करने वाले लोग हैं। अब जो आदमी न्यूट्रल होकर अगर बीच का रास्ता अख्तियार करता है, हम जैसे लोग, प्रिंट मीडिया के लोग, तो उनको उतनी प्रसिद्धि या मशहूरियत नहीं मिलती, ना उतनी गालियां भी नहीं मिलती हैं। उनको गालियां भी भरपूर मिलती हैं, प्रशंसा भी भरपूर मिलती है। तो आज का जो मीडिया है वो टेक्नोलॉजी से संचालित हो रहा है, तकनीक उसमें बहुत ज्यादा हावी हो गई है। उसमें अगर आप चाहें कि आप बहुत कुछ अपने मन का कर पाएं तो उतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई झूठ बोल के भी बिल्कुल वो हो जाएगा, एकदम हीरो हो जाएगा। हम सच बोलते रहेंगे, हमें कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं सर न्यूज एंटरटेनमेंट बना जा रहा है पिछले कुछ देर से। देखिए क्या है, पहले जब हम अखबार छापते थे, तो अब अखबारों में यह था कि हम जो आपको पढ़ाना चाहते हैं वो आप पढ़ते हो। सर्कुलेशन है हमारा 1 लाख कॉपी, 1 लाख घरों में जाएगा, हम जो देंगे वो आप पढ़ोगे। उसके बाद लोगों के पास ऑप्शन आया डिजिटल का। डिजिटल में क्या है कि डिजिटल में आप फोन लिए बैठे हो, आप पढ़ रहे हो। अभी आप अखबार लेके बैठते हो तो 4 लोग देखते हैं, और घर में पापा भी देख रहे हैं कि अच्छा यार वो जो हीरोइन की तस्वीर वाली खबर, ये मेरा लड़का ये पढ़ रहा है। तो डरते क्या पढ़ रहे हो, अरे वो एडिटोरियल पेज पढ़ो। अब देख रहे हैं घर के बड़े वाले, तो उसने हीरोइन का पन्ना तुरंत हटा दिया, फोन लेके बैठा है, पॉर्न देख रहा है, या कोई हिंसा वाली पिक्चर देख रहा है, या वो खबर ऐसी कोई चटकारे वाली खबर है, उसने नीले ड्रम में दबा दिया, उसने वो कर दिया। मतलब ये सब वो पढ़ रहा है, क्योंकि ये जो होती नेगेटिविटी जो होती है वो जल्दी पकड़ता है। हमारा जो हमारा जो मनोविज्ञान है वो उन चीजों की ओर अट्रैक्ट होता है। या जो नटोरियस लोग हैं उनको आप पढ़ना चाहेंगे, जो क्रिमिनल है उसको देखना चाहेंगे। तो यहां पर जब अखबार होता है तब आप एक पॉलिश्ड इंसान होते हो, एक फेक इंसान होते हो, आप जो दिखा रहे होते हो लोगों को, तो वहां चल जाता था। डिजिटल में क्या है, अब डिजिटल में जो डिजिटल की डिमांड है वही अलग है। अभी हम लोगों ने एक नवभारत गोल्ड निकाला, और उसमें हम लोग देखते थे कि हमने बढ़िया बढ़िया स्टोरी की, जो लोगों के मतलब की है, लोगों के काम किए, जो ज्ञान बढ़ाती हैं, वो नहीं चल रही है। लोगों के मन में क्या है, अपनी दुख से नहीं दुखी है, वो दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो जो लोगों का मनोविज्ञान है ना, उसने मीडिया को खराब किया है, क्योंकि डिमांड है। अगर डिजिटल में आपको रहना है, अगर आपको सरवाइव करना है, तो आपको एल्गोरिदम को समझना ही पड़ेगा, आपको क्लिक्स को देखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए अगर मीडिया को लोग जिम्मेदार बनाते हैं, मीडिया से ज्यादा लोग जिम्मेदार लोग खुद हैं। सर, हम जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं कि जर्नलिज्म कैसे बदला है, तो अब हम उस पे जाए। पहले जैसे प्रिंट मीडिया वही होता था, मैक्सिमम वही चलता था, या डीडी न्यूज आती थी, या स्लोली दूसरे मीडिया चैनल्स आने शुरू हुए, बट प्रिंट वाज ऑलवेज देयर। अब डिजिटल मीडिया, नॉट ओनली टीवी, अब टीवी से भी वो ओटीटी पे भी जा चुका है, प्लस यूट्यूब पे चला गया, इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस बहुत हो गए। प्रिंट मीडिया को कितना फर्क पड़ा सर उससे? लोगों को न्यूज अब तुरंत पता चल जाती है, तुरंत वो देखते हैं। तो इस लिहाज से अखबारों को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अभी क्या है ना कि जब कोई ट्रांजिशन फेज आता है तो उससे उभरता भी है। डिजिटल आया, टेलीविजन आया, टेलीविजन को तो हम लोग पैरेलल चला ही रहते, उसके बाद डिजिटल आया। लेकिन अब क्या ना, इनमें इतनी गिरावट आ गई, इतनी ज्यादा गिरावट आ गई कि जैसे मैं एल्गोरिदम की बात कर रहा था,
अब जो जिसको पसंद है वो देख तो रहा है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा, वो अगले दिन का अखबार देखना चाहता है, यार अखबार में क्या छपा है पहले ये देखो। तो जैसे भी ये फेक न्यूज का भी बहुत चलन हाँ। है, और कई बार जैसे कोई ताजा खबर के चक्कर में ऐसी आती है कि खबरें जो ऑथेंटिक भी नहीं होती। और ये जैसे आपने बताया कि सूचना के लिए बना था, अल्टीमेटली बिजनेस बन गया। तो क्या अब ये इतना बिजनेस हो चुका है कि अब फर्क नहीं पड़ता कि कहां से क्या सूत्र सही है नहीं है, तो बस चला दो, व्यूज आ जाए। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि लोग व्यूज के लिए काम कर रहे हैं। तो झूठ का संसार इतना बड़ा होता जा रहा है, अब तो उसमें एआई आ गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोज आपको दिखा रहा है कि वहां जहाज डूब गया, वहां भूकंप से ये गिर गया, वो हीरोइन उसके साथ घूम रही है जबकि उसके साथ था ही नहीं। तो इतना झूठ आ गया कि लोगों को अब क्या ना, मुझे लग रहा है प्रिंट का फ्यूचर इसीलिए बहुत बेहतर है। लोगों को विश्वसनीयता चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए, और वहां कोई कंट्रोल है नहीं। डिजिटल मीडिया में और टीवी में कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वहां पे तेज गति से तुरंत हमको दूसरे को पछाड़ना है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम क्रॉस चेक कर सकें। सॉफ्टवेयर हैं, हम फेक चीज को पकड़ सकते हैं, लेकिन उसमें फिर देर हो जाएगी तो हम हेडलाइन मिस कर देंगे और कोई दूसरा हमसे पहले निकल जाएगा। तो वहां जो होड़ है उसमें विश्वसनीयता लगातार कम हो रही है, क्रेडिबिलिटी लगातार कम हो रही है, और एल्गोरिदम उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि लोग वहां पे एक तरफा होना आपकी मजबूरी है, वरना आपको हिट्स नहीं मिलेंगे। या तो अब इस साइड हो या तो अब उस साइड हो। प्रिंट के पास अभी भी मौका है। प्रिंट का स्ट्रक्चर ऐसा है, अखबार का जो स्ट्रक्चर है वो 16 पेज का स्ट्रक्चर मान लीजिए, एक एवरेज मान लेते हैं 16 पेज का अखबार है। 16 पेज का अखबार कभी किसी एक नेता पे, कभी एक किसी खिलाड़ी पे, कभी किसी एक घटना के ऊपर नहीं हो सकता कि हम पूरा 16 पन्ने उस पर दे दें, क्योंकि हर पेज का एक स्ट्रक्चर है। फ्रंट पेज पे मिक्स खबरें करनी है हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, दूसरा पेज मान लीजिए हमको शासन का, ब्यूरो का, यहाँ का, स्टेट की खबरों का देना है, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठा पेज हमको सिटी की खबरों का करना है। उसके बाद हमें एक एडिट पेज रखना है, फिर हमें एक इंटरनेशनल पेज रखना है, फिर हमें एक अर्थशास्त्र इकोनॉमिक का पेज रखना है, फिर स्पोर्ट्स का पेज रखना है, फिर एक बैग जो है हमको ऐसा रखना है कि जिसमें रंग बिरंगी खबरें हों। तो इस स्ट्रक्चर से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए अखबार हमेशा लोगों की पसंद बना रहेगा, क्योंकि लोगों को सब कुछ जानना है, लोगों को सच जानना है। हमें अपने सुख के लिए, अपनी कुछ देर की आनंद के लिए तो हमको मैं अपने मनपसंद यूट्यूबर को या एंकर को या उसकी न्यूज को देख सकता हूं, लेकिन जब मुझे सच जानना होगा ना, तो फिर मुझे अगले दिन का अखबार देखना पड़ेगा कि भैया उसने तो कहा था, लेकिन खबर सच क्या है। तो सच जानने के लिए लोग अखबार और प्रिंट जरूर देखेंगे। आज हो सकता है थोड़ा कम हो, कल बढ़ेगा, मुझे ये लगता है। सर, जो अखबार का जैसे हम ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या होता है कि पहले जैसे कोई खबर है, खबर छापने के लिए कई बार रेफरेंसेस पे भी खबर छपती है, या फिर हर एक? देखिए, हाँ जी, खबर का, अखबार का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। एडिटर, जैसे मैं एडिटर हूं, मेरे नीचे 2 मान लीजिए असिस्टेंट एडिटर है। एक रिपोर्टिंग का हेड है और एक डेस्क का हेड है, जिसे आउटपुट इनपुट कह सकते हैं। तो जो डेस्क वाला है उसके नीचे चीफ सब होंगे, असिस्टेंट न्यूज एडिटर होंगे, सीनियर सब एडिटर होंगे, सब एडिटर होगा। अच्छा, इतनी हायरार्की, इतनी नीचे हायरार्की होती है। तो अगर और दूसरी तरफ रिपोर्टर होते हैं, तो असिस्टेंट एडिटर है, उसके नीचे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, फिर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट, फिर सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, फिर स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, और स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट के नीचे ट्रेनी रिपोर्टर के नीचे ढेर सारे स्ट्रिंगर्स जो हमारे स्टाफर नहीं है, लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो एक तो ये अखबार के अंदर का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारे खबरों के जो स्रोत हैं, मतलब खबरें आती कहां से, तो एक तो एजेंसीज होती हैं, न्यूज एजेंसीज होती हैं। अब न्यूज एजेंसीज का क्या काम है कि वो जैसे पीटीआई, यूएनआई, आईएनएस या एएफपी दुनिया के लिए, तो ये सब हम इनके अखबार कस्टमर होते हैं। अब वो न्यूज भेजती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। मान लीजिए ट्रम्प ने क्या बोला, तो हमारा वहां पे रिपोर्टर न्यूयॉर्क में अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो हम वहां से जो हमें खबर आती है वो लेते हैं। एक तो हो गया एजेंसी की खबर मान लीजिए इंग्लिश में आई तो उसको ट्रांसलेट करता है हमारा सब एडिटर, फिर उसको हेडलाइनें लगाता है, या उसमें 3 अलग अलग एजेंसीज ने 3 अलग अलग तरह की खबरें दी तो उनको मिलाकर फिर एक कॉपी तैयार करना, ये डेस्क का काम होता है। दूसरा सोर्स होता है हमारा रिपोर्टर या स्ट्रिंगर। तो वहां से जो खबरें आती हैं, उसने जो देखा, जो समझा, वो लिख दिया, फिर उसके बाद डेस्क पे जाती है कॉपी। डेस्क उसको पढ़ती है, उसको क्रॉस चेक करती है, उसको ये देखती है कोई पुरानी खबर तो नहीं है, या इसमें कोई गलत बात तो नहीं लिखी है, कोई गलत चीज तो नहीं जा रही है, उसको काटती छाटती तराशती है और उसको छपने योग्य बनाती है।
तो ये दूसरा सोर्स ये हो गया। तीसरा होता है प्रेस नोट्स आते हैं, जिनके कुछ कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, वो लोग अपने अपने प्रेस नोट भेजते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपने प्रेस नोट भेजती हैं, तो उसको उन हिसाब से बनाना पड़ता है। सरकारी प्रेस नोट आते हैं। तो इस तरह के खबरों के जो बहुत जरिए होते हैं, उनके जरिए खबरें आती हैं और उन्हें संपादित करके फिर अखबार निकाला जाता है। तो इतने प्रोसेसेस, जैसे सब एडिटर हैं, फिर आपके डेप्यूटी एडिटर्स भी हैं, तो वो ये सब चेक करके फिर आपके पास फाइनल प्रिंट आता है? ये सारे लोग अपना काम करते रहते हैं और मान लीजिए हमारे यहाँ से रिपोर्टर सुबह से ही काम करना शुरू कर देते हैं 10-11 बजे से, और डेस्क आती है शाम को 4 बजे। तो 4 बजे से वो लोग कॉपीज बननी शुरू हो जाती हैं, 3-4 बजे से खबरें आना शुरू हो जाती हैं, रात को देर रात तक आती रहती हैं, और डेस्क वाले लोग उसको एडिट करके आगे बढ़ाते रहते हैं अपने सीनियर को, उसका सीनियर और उसमें वैल्यू ऐड करता है, उसका सीनियर और वैल्यू ऐड करता है, वो क्रॉस चेक करता है सारी चीज़ों को। और फिर एक पार्ट होता है डिज़ाइनर का, तो उसको जो लेआउट्स बनने हैं, कैसा लेआउट बनेगा, किस तरह से लगाई जाएगी, उसकी पोजीशनिंग क्या होगी, कौन सी खबर ऊपर लगेगी, कौन सी नीचे लगेगी, कौन सी छोटी लगेगी, कौन सी बड़ी लगेगी, तो ये सारी चीज़ें तय की जाती हैं। तो जैसे सर हम बात करते हैं एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल, तो एक बार ऐसी भी बात चली थी कि जब अखबार छपता है तो काफी पेपर यूज होता है, तो एनवायरनमेंट की भी वहां पे भी कई बार लोग बात करते थे। तो आपके हिसाब से पेपर रहना चाहिए या वो डिजिटल की तरफ चले जाना चाहिए मैक्सिमम? देखिए, मेरा मानना है कि अगर अखबार के बिजनेस को रहना है या न्यूज बिजनेस को रहना है तो पेपर रहना चाहिए, क्योंकि पेपर पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट करते हैं। हमारे हॉकर्स डिपेंड करते हैं, जो अखबार को बेचने वाले लोग हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो लोगों को घर तक अखबार पहुंचाता है, उसकी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। जो कागज छापते हैं उनकी इससे जुड़ी हुई है, जो छापा खाना चलाते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस के लोग हैं, उनका इससे बिजनेस जुड़ा हुआ है। दूसरा ये कि जो आप मोबाइल में या स्क्रीन पे देखते हो वो आपकी आंख पे नेगेटिव असर डालता है। दूसरा ये कि जो एडवर्टाइजर है वो जो एड देता है ना, वो आईबॉल नहीं क्रिएट करता है। ये स्क्रीन आपके पास सामने ऐड आया, आप न्यूज पढ़ रहे, उसने काट दिया, उसने तुरंत न्यूज चाहिए हमको या दूसरी जगह चले गए, स्किप कर। अखबार में आप स्किप नहीं कर सकते हो, अखबार में आपको देखना ही पड़ता है, आपकी नजर वहां पे पड़ती, पन्ना पलटोगे लेकिन दूसरे पन्ने मतलब एक बार नजर पड़ेगी जरूर। तो उस बिजनेस के लिए मुझे लगता है प्रिंट, और सबसे ज्यादा जरूरी है क्रेडिबिलिटी के लिए, क्योंकि अगर आप डिजिटल में रहेंगे तो वही आपको समय की मारामारी, हमें तुरंत देना है, तुरंत देना है, क्रॉस चेक करने का हमारे पास समय ही नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन में रहना है तो सबसे पहले खबर हमको देनी है, सबसे पहले के चक्कर में हम सबसे ज्यादा गलत खबरें दे देते हैं। अखबार के पास क्रॉस चेक करने का समय होता है। तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज है आपके हिसाब से ये होनी चाहिए या नहीं? ब्रेकिंग न्यूज तब होनी चाहिए कि जब वाकई में आप ब्रेक कर रहे हो। एक तो ब्रेकिंग न्यूज से बड़ा झूठ कुछ नहीं है, सारे लोग अपनी ही ब्रेकिंग न्यूज उसको बता रहे होते हैं, जबकि सबको पता होती है। ब्रेकिंग तो वो होती है जब किसी को नहीं पता और आपको पता है और आपने एक खबर सबसे पहले चलाई, सबसे पहले हमारे चैनल पर, यही आता। लेकिन सभी लोग दावा कर रहे होते हैं कि सबसे पहले हमारे चैनल पर, और एक ये भी दावा चल रहा होता है कि इंडिया का सबसे बड़ा चैनल। तो ऐसा मतलब अब आपके पास अपॉर्चुनिटी सर न्यूज। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा वाली बात करते हैं वो जो ब्रांड टीम होती है वो ध्यान रखती है कि अगर हम कोई चीज जो अच्छा रेपुटेड है तो वो कहीं ना कहीं बड़ा होता है, किसी चीज में बड़ा होता है। वो जो डेटा आते हैं ना, उस डेटा में कि पिछले 3 महीने में सबसे तेज ग्रो करने वाला अखबार, तो आप उनकी लाइनों पे कभी गौर करिएगा, वो ऐसे नहीं बोलेंगे, रैंडम नहीं बोलेंगे कि हम सबसे बड़े सबसे तेज। वो एक टेक्निकल टर्म जरूर होगा उसमें, या जो छापेगा उसमें ये चीज जरूर आएगी, पिछले हफ्ते की रेटिंग में सबसे ज्यादा, मतलब ऐसे बोलेंगे वो। तो जैसे फॉर एग्जांपल सर आपके कोई कंपनी है जो बहुत बड़ा एडवर्टाइजर है अखबार में, अब उनके खिलाफ कोई खबर है वो छापनी है, तो वो कैसे मैनेज होती हैं चीजें? अब ये सवाल मुझसे मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया के जो सबसे बड़े जो ओनर हैं, उन्होंने मुझसे, जब मैं एडिटर के लिए आया तो उन्होंने यही सवाल पूछा कि मान लीजिए कोई कंपनी है, हमारी एडवर्टाइजर है, वो जब आपके पास मान लीजिए वहां कुछ हो गया और आपका रिस्पांस हेड या मार्केटिंग हेड आपसे कह रहा है कि थोड़ा ध्यान रखना था, अब आप क्या करते हो? तो जो जवाब मैंने उनको दिया था वही आपको बताता हूं। मैं दैनिक भास्कर उदयपुर का एडिटर था और वहां पर मेदांता एक कंपनी है अनिल अग्रवाल जी की, जो उनकी बहुत खदानें वगैरह हैं, स्टील वगैरह का तमाम चीजों का उनका काम है। तो उनकी खदान में विस्फोट हुआ, 6 मजदूर मर गए और हमारे पास सूचना आई। उसके बाद हमारी मार्केटिंग टीम का भी मेरे पास वो आया कि भाई ध्यान रखना, सब
भास्कर ग्रुप का सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है। तो हमने कहा, फिर कंपनी से भी आया, भाई देख लीजिएगा। तो हमसे जो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने मुझसे पूछा, तो आपने क्या किया? हमने कहा, सर हमने खबर ली, उसमें वर्जन लिया और मैंने 8 कॉलम टॉप पे छापा, फ्रंट पेज पे। बोले आपसे कंपनी ने भी कहा और आपसे हमारे मार्केटिंग हेड, आपके मार्केटिंग हेड ने भी कहा, तब भी आपने उसको ये डिस्प्ले दिया। हमने कहा हाँ, क्योंकि मैं एडिटर हूं और मेरा काम है खबर को तवज्जो देना, कि खबर की इंपॉर्टेंस क्या है, उस हिसाब से उसकी जगह तय करना। अगर उस पर कोई एतराज होगा तो हमारा बॉस, उस समय जब मैं उदयपुर में था, हमारा बॉस जयपुर में बैठता था, जो मेरा जिसको मैं रिपोर्ट करता था, हमने कहा अगर कोई दिक्कत होगी तो वो मुझे बताएंगे, मेरा मार्केटिंग हेड नहीं तय करेगा कि आपको ये खबर कैसे लेनी चाहिए। हम उसकी बात सुनेंगे, हम पक्ष लेंगे, हम कंपनी का भी पक्ष देंगे, लेकिन न्यूज कौन सी जगह डिजर्व करती है ये एक एडिटर ही तय करेगा। तो मैं तो अब तक उसी हिसाब से काम कर रहा हूं। आपको चैलेंजेस भी काफी आए होंगे? आते हैं चैलेंजेस आते हैं, तमाम जगहों से प्रेशर आता है, तो सबको समझाना पड़ता है, भाई मेरे दबा देने से खबर थोड़ी दब जाएगी। आज तो 75 जरिए है जहां से खबर जा रही है। तो अच्छी बात तो ये होगी कि अगर आपके खिलाफ कोई खबर है तो आपका पक्ष भी उतनी मजबूती से चला जाए, आपकी भी तो कोई बात होगी। मैं यही बैलेंस करता हूं कि मैं दोनों चीजें संतुलित तरीके से देता हूं। तो कई बार सब पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आते हैं कि ये खबर क्यों चला दी या ऐसा कुछ? जब आप टॉप लीडरशिप रोल में होते हो तो ये दबाव सहने की आपको आदत होनी चाहिए, और इस दबाव में कैसे खूबसूरती से बीच का रास्ता निकाल के आपको काम करना है, ये हुनर आपको आना चाहिए। मतलब एज यू गो अप द लीडरशिप तो वो चीजें मैनेज करनी आनी चाहिए। एंड मैं 15 साल से एडिटर हूं, मुझे 15 साल एडिटर बने हो गए, और बड़ी मतलब मैं आपको बताऊं, कोई बहुत बड़े प्रेशर मतलब आते थे, लेकिन उनको हैंडल करने का मेरा तरीका ऐसा था। और दूसरा, हमारा न्यूज स्ट्रक्चरिंग ऐसी होती थी कि आप जिसके भी बारे में खबर लिखो उसका पक्ष जरूर दो। होता है क्या है, लोग एक तरफा खबरें कर देते हैं, एक तरफा बात करते हैं। आप अगर किसी के ऊपर खबर कर रहे हो तो उसकी बात भी तो दो। अगर आप उसकी बात नहीं दोगे तब ऐतराज होगा। दूसरा ये कि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ मत जाओ, आप न्यूज पे जाओ। लोग होते हैं कि आप पर्सनल अटैक करते हैं, पर्सनल अटैक से बचिए आप। मतलब किसी खुंदक होगी, हाँ, तो खुंदक और इन सब चीजों से, और आप किसी के पीछे पड़ गए, आपको जो उस दिन की न्यूज है सबसे बड़ी है, उस पे जाइए ना। वही क्या होता है ना, लोग पर्सनल लेते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हो जाते हैं। जब लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट हो जाते हैं, मान लीजिए एक एडिटर का, एक रिपोर्टर का पर्सनल इंटरेस्ट होता है, तब बवाल शुरू होते हैं। मेरे साथ कभी नहीं होता, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है। सर, क्या कभी जो रिपोर्टर्स होते हैं वो भी ब्लैकमेल करते हैं लोगों को कि ये छाप देंगे अगर ये नहीं करोगे? ऐसा भी आपको कभी आया आपके ऐसे इसमें? भाई बहुत जगह से तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन अब ये मैं इसके बारे में इसलिए ज्यादा नहीं जानता हूं क्योंकि ना मेरी टीम, मैंने हमेशा अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, बड़े और रेपुटेड अखबारों में काम किया। निश्चित तौर पे नीचे या टीवी चैनल्स में दिखता ही है कि कोई एडिटर को जेल भी जाना पड़ा, वो बड़ी किसी कंपनी से पैसा मांग रहा था, देखा ही होगा आपने, वो तो सब दिखता है जी। तो जो लोग, जिनका रास्ता ये होता है, वो वाला काम, मेरा वो रास्ता नहीं है, और उस रास्ते में मैं झांकता भी नहीं हूं, देखता भी नहीं हूं कि कौन क्या कर रहा है। मेरा वो रास्ता ही नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। सर, कोई भी जो जर्नलिज्म में है, ऐसी टॉप 5 थिंग्स जो उसको नहीं करनी चाहिए? करने वाली तो बहुत होंगी, बट जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो एक आई थिंक मैं मार्केटिंग उन सब टीम को उठाता हूं, जो जर्नलिस्ट है वो उसके क्या वो सिद्धांत होने चाहिए जो बिल्कुल ही वो 5 चीजें तो, या इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी बात है कि वो इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि हम किसी प्रोफेशन में, हम डॉक्टर हैं, हम पुलिस हैं, हम पत्रकार हैं, हम राजनेता हैं, या हम किसी भी ऐसे बड़े प्रोफेशन में हैं, हमारे सामने रोज तरह तरह की घटनाएं आती हैं। अगर मैं एक डॉक्टर हूं, मेरे सामने रोज मरीज मर रहा है, मेरे सामने रोज घायल आ रहे हैं, तो रोज वो देखते देखते 100 में से 80 डॉक्टरों की आदत हो जाती है कि उनकी आंखों के आंसू चले जाते हैं, उनका दर्द। वो पिक्चर नहीं आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो उसमें कहता है आपका हाथ नहीं कांपना चाहिए, अगर आप बेटी का करोगे तो आपका हाथ कांपेगा। तो वो सिखाता है, लेकिन मुन्ना भाई ये सिखाता है कि आपके अंदर सिंपैथी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। तो वो जर्नलिज्म हो, वो चाहे डॉक्टरी हो, चाहे वो पुलिस का प्रोफेशन हो, चाहे वो नेता हो, अगर उसकी संवेदना मर गई तो फिर वो बहुत ही खराब हो जाते हैं लोग।
वो कितना भी अच्छे प्रोफेशन में आगे चले जाएं, लेकिन वो एक अच्छे इंसान नहीं है अगर। और इंसान के अंदर संवेदना होना सबसे बड़ी चीज है। आज भी मैंने 30-32 साल में इतने सारा खून, मर्डर, रोज निगेटिविटी से घिरे रहते हैं, लेकिन अगर किसी परेशान को देख के मेरी अंदर से मुझे तकलीफ ना हो तो वो फिर गलत है। संवेदना होनी चाहिए सबसे पहले, इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। आपने पूछा क्या नहीं होना चाहिए? बेईमान नहीं होना चाहिए। जब आप बेईमान होते हो, जैसे आप एक न्यूज लिखने जा रहे हो और अगर आपके मन में यह आ गया इस न्यूज से मुझे क्या मिलेगा, एक होता है ये न्यूज हम समाज के लिए कर रहे हैं, ये घटना हुई है, ये मान लीजिए समाज के लिए भी नहीं, घटना हुई है, मैं लोगों को बता रहा हूं, मेरा काम है इन्फॉर्म करना लोगों को। लेकिन इसको इन्फॉर्मेशन करने से हमको क्या मिलेगा? हमको 4 पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जब अगर आपके अंदर ये आने लगा, आप अनप्रोफेशनल चीजें अगर आपके दिमाग में आने लगी, तो क्या होता है, आपका जर्नलिज्म खत्म हो जाता है। फिर आप जो है धंधेबाज बन जाते हो, बिजनेसमैन बन जाते हो। आप एक एक खबर में, एक एक न्यूज में आप धंधा ढूंढने लगते हो। तो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हो, प्रोफेशनल पुलिस वाले हो, प्रोफेशनल डॉक्टर हो, प्रोफेशनल नेता हो, तो आपको अपने प्रोफेशनल रहना चाहिए। आपको घालमेल नहीं करना चाहिए उसके साथ में। आप सैलरी ले रहे हो ना उस काम की, तो आप उस सैलरी पे काम कर रहे हो ना, तो आप उससे इस किसी पर्टिकुलर न्यूज से अपना इंटरेस्ट क्यों जोड़ रहे हो? तो लोगों को अपना इंटरेस्ट नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरा ये कि भाई भतीजावाद या हमारा और अपना, ये नहीं करना चाहिए। खासतौर से जब आप लीडरशिप रोल में हो। जब आप लीडरशिप रोल में होते हो और आप अपना पराया करते हो, तो सबसे ज्यादा आप अपना नुकसान करते हो। क्योंकि अगर आप चमचों को भरोगे तो वो आपको खाली करेगा। चमचे का काम है खाली कर देना। आप बेस्ट लोगों को रखो। मैंने जब टीम बनाई 2013 में नवभारत टाइम्स की, तो कई ऐसे लोगों को रखा, लोग चौंक गए, अरे इनको रख लो, इनको रख लिया, ये तो तुम्हारी बहुत बुराई करते तुम्हें। हमने कहा करते थे, लेकिन ये अपने उस हुनर के मास्टर हैं, ये बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, इनकी पॉलिटिकल समझ बहुत अच्छी है, या डेस्क पे ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बोले ये तो आपसे कभी आपको कोई भाव ही नहीं देता। हमने कहा मुझे नहीं भाव देना है, मुझे उसको अपने अखबार को भाव देना है। तो लोग क्या होते हैं, जो आपको पसंद करें आप उनको ना रखो, जो अपने काम के मास्टर हो, अपने फन के उस्ताद हो, उनको रखो। वैसे लोगों से आप मतलब उनको अपने इर्द गिर्द रखो। दूसरा ये कि चौथी बात यह है कि अपनी आलोचना करने वालों से आप दुश्मनी मत पालो। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, अगर आपकी कोई कमी बताता है, वो किसी भी भाव में बता रहा हो, तो आप उस पर गौर जरूर करो कि वो गलत कह रहा है या सही कह रहा है। ये मत देखो कि वो हमारा दुश्मन है, दोस्त। वो जो बात कह रहा है कि वो, तो कहा जाता है ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जब आप कोई बड़े काम करने जा रहे हो, तो अपनी आलोचना करने वालों को अपने पास आपको रखना चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। और पांचवा यही है कि आप जिस काम को कर रहे हो उसको लेकर उदासीन नहीं होने चाहिए। मतलब ये यार कि यार 30 साल जर्नलिज्म कर लिया, मजा नहीं आ रहा यार, अब वो दिन नहीं रहे। एक तो वो दिन कभी होते नहीं, हर दिन बदलता है। आप अपने पास में नॉस्टैल्जिया में जी रहे हो, तो ये आपकी गलती है। मेरे जमाने में तो ये होता था, जब मैं वो था। अरे आज के बच्चे को देखो ना, हो सकता है उसमें आपसे बेहतर चीजें हो, आप उसको समझो। पास्ट में मत जियो, आज में जियो। आपने कैसे इवॉल्व किया सर अभी इतने सालों में? मैंने इवॉल्व करने के पीछे एक तो अच्छे गुरु लोग, पढ़ के, अच्छी किताबें पढ़ के। किताबों ने मुझको बहुत रास्ते सुझाए। अल्केमिस्ट जैसे एक किताब है, या राजेंद्र यादव ने एक आदमी की निगाह में औरत, तो उसमें जो मेरा जेंडर को लेकर जो मेरे दिमाग में सोची थी वो बदली उससे। और कोर्सेज मैंने बहुत किए। पहले मैं जब एक अखबार में था तो उन्होंने मुझे सिग्मा 6 का कराया। सिग्मा 6 में मतलब कि गलतियों का इतना भी अगर है तो फिर आपका काम गड़बड़ है। उसके बाद फिर दूसरे अखबार में गए तो उन्होंने डेल कार्नेगी के मुझे 2-3 कोर्स कराए जो लीडरशिप वाले। फिर मैं इस अखबार में टाइम्स ग्रुप में आया तो इन्होंने ISB में मुझे 3 कोर्स कराए, और मैनेजमेंट के, लीडरशिप के, जनरल मैनेजर ट्रेनिंग कोर्स, और जो हमारी टीम के साथ। अब ऑनररी प्रोफेसर भी हैं। ऑनररी प्रोफेसर भी हैं। तो वो ऑनररी प्रोफेसर तो खैर वो मिला, लेकिन वो शायद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मिला। जिस तरह से मैं अपने काम कर रहा हूँ, या जिस तरह से मैं अपने समय का इस्तेमाल। लोग कहते हैं इतना तुम एडिटर हो तो समय कैसे निकल आता है, जबकि मैं कहता हूँ मैं कोई काम ही नहीं करता। और आपने एक अभी किताब भी लिखी है सर? एक नहीं 2 लिखी है मैंने, और तीसरी भी आने वाली है। मुसाफिर हूँ यारो। हाँ, ये एक ट्रेवलॉग है मेरा, और
इसमें मैं ये बता रहा हूं कि जिस आदमी की जेब में पैसा भी नहीं है जी। और वो दुनिया घूम रहा है, जिसकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, वो दुनिया घूमता है तो उसके अनुभव कैसे हैं। ये जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, ये उनको पढ़नी चाहिए। नहीं, ये फिर मुझे भी पढ़नी चाहिए। नहीं, आपने 7 समुंदर पार, पहली बार, लिमोजिन की सवारी, क्लिंटन, रिचर्ड गेयर और एड्स, आप रिचर्ड गेयर से भी मिले। रिचर्ड गेयर से मिलने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं एक दिन जब मैं 2006 में वर्ल्ड एड्स कॉन्फ्रेंस कवर करने गया तो मुझे जो फेलोशिप मिली थी वो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से मिली थी, यानी दुनिया के सबसे रईस लोगों की जो फेलोशिप थी वो मिली थी। और उन्होंने हमको शुरुआत का 1 हफ्ते 4-5 दिन मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो जितने भी यूएन के बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके चीफ हम लोगों को ट्रेन करते थे। जैसे यूनिसेफ का चीफ आया, जो इंटरनेशनल चीफ जो हेड करता है, या यूनेस्को का आया, या इस तरह के जितने भी यूएन ऑर्गेनाइजेशन है। उसी में एक दिन बिल क्लिंटन आए, रिचर्ड गेयर आए, परमेश्वरन गोदरेज थी यहाँ से, एक पीटर मुखर्जी जो स्टार के सीईओ थे, ये सारे लोग हम एक दिन हमारा उनके साथ था। तो क्लिंटन तो 1 घंटे रह के चले गए, उनसे भी हम लोगों की बातचीत हुई, लेकिन रिचर्ड गेयर वगैरह शाम तक साथ में थे। और मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं उनसे, मेरे साथ एक फोटो हो जाए मेरी उनकी। अब मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ। तभी अचानक रिचर्ड गेयर आए और उनसे बोलते हैं पीटर से, पीटर वी शुड हैव अ फोटोग्राफ विद सुधीर। वो कह रहे हैं, मतलब वो मेरे मन का भाव भांप गए और वो मुझे छोटा भी नहीं दिखाना चाहते, उल्टा कह रहे हैं कि मैं एक फोटोग्राफ कराना चाहता हूं सुधीर के साथ। वो फोटोग्राफ है मेरे पास। तो आपने एक बात बहुत अच्छी, इससे पहले हमने ऑफ कैमरा बात की थी कि जब आप ऐसे लोगों से मिलते तो ह्यूमिलिटी पता चलती है कि किस लेवल पे है। और कई बार लोगों ने कुछ छोटा सा ही किया होता तो अपने आप को फन्ने खा समझते। मैं अपने उदाहरण देता हूं। मैं जब शुरू में जर्नलिस्ट था तो उस समय, जिस समय मैं आज से 30-25 साल पहले की बात करूं, जर्नलिस्ट का बहुत ज्यादा वो होता था। मतलब सभी लोग आपको नमस्कार, सैल्यूट भी पुलिस वाले मार देते थे। तो मैंने अपनी स्कूटर पे नंबर नहीं डाला था, सिर्फ प्रेस लिखा हुआ था, इतनी मेरी रंगबाजी थी। तो मुझे लगता था कि मैं रिपोर्टर हूं, फला अखबार का, सबसे बड़े अखबार का रिपोर्टर हूं। तो ये मेरे अंदर एक फॉल्स ईगो था, झूठ था। जब ये सब किया तो मुझे लगा यार ये इतने बड़े लोग हैं, कहीं एहसास नहीं होने देते ये कौन है। उसके बाद से मैंने अपनी जिंदगी बिल्कुल बदल ली। गाड़ी पे प्रेस लिखना बंद कर दिया और किसी को बाहर बताते भी नहीं है किसी को कि मैं क्या हूं। गलती होती है तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं मैं किसी से भी। अभी एक दिन मैं उदयपुर में था, गाड़ी में बैठा था और रेड सिग्नल हो गया और मैं थोड़ी सी आगे बढ़ गया तो एक महिला पुलिस वाली बहुत तेज चिल्लाती, मैंने गाड़ी के अंदर से यूं ऐसे हाथ जोड़ लिया और वो चुपचाप चली गई। तो ये चीजें, आपको अपनी गलती का एहसास करना, आप कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने नियम तोड़ा है तो आप गलत हो। सर, कमिंग फ्रॉम यू, आप ये चीज बोल रहे हो तो बहुत एक अच्छा मैसेज जाता है कि हमें मतलब समय के साथ इवॉल्व होना चाहिए और हम्बल होना चाहिए और नेचुरली होना चाहिए, रोज सीखना चाहिए। एक किसी ने मुझसे पूछा, आप साइकिल पे लॉटरी बेचते थे एक समय, आज आप एडिटर बन गए, कैसे? मुझसे ही मेरे सीनियर ने पूछा टाइम्स ग्रुप में। तो मैंने कहा सर मैं रोज सीखता हूं, रोज अपनी गलतियों को कोशिश करता हूं ना दोहराऊं, रोज एक नई चीज सीखता हूं, कुछ ना कुछ जरूर लाइफ में रोज सीखता हूं। तो सीखना चाहिए, गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए और लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जब आप लोगों के अपने बारे में सोचते हो तो आप एक लेवल तक जाते हो, जब आप लोगों के बारे में चाहते हो तब आप सही मायने में अपनी सही स्थान बना पाते हो। नहीं, बिल्कुल सही। अब हम सर लखनऊ में है तो लखनऊ की बात किए बिना तो ये पॉडकास्ट कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो लखनऊ, आप शुरू से लखनऊ में ही हैं और कैसे इस शहर को बदलते देखा है, कैसे यूपी को बदलते देखा है और क्राइम में क्या फर्क पड़ा है अभी? देखिए, लखनऊ पहले से बहुत बदला है और मैं कहूंगा पॉजिटिवली बदला है। पहले जो लखनऊ था, पहले लखनऊ में बहुत गुंडागर्दी थी, मैंने देखा है, उस दौर को जिया है। पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में छात्र संघ चुनाव होते थे, सब दुकानदार परेशान रहते थे, पैसे की वसूली होती थी, मैंने खुद की थी। 91 में मैंने 10,000 रुपए चंदा किया था कि किसी कॉलेज के आसपास। 10,000 रुपए बहुत बड़ा होता है और कैसी कैसी बातें हम लोग करते थे। तो वो दौर खत्म हुआ, कॉलेज बन गए हैं, कॉलेज ज्यादा बेहतर हो गए हैं, लखनऊ की यूनिवर्सिटी ज्यादा बेहतर हो गई है। जो पहले खाली लड़कों के कॉलेज थे अब वो को-एड हो गए हैं, लड़कियां ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं शहर में अपने आप को। लखनऊ का जो सांस्कृतिक दर्जा है वो ऊपर हो गया है, यहाँ से नए शायर, नए लेखक पहले भी निकलते थे, अब और ज्यादा निकल रहे हैं। यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रही है, यहाँ का खाना लाजवाब है, अब फूड कैपिटल है लखनऊ।
थोड़ी इंडस्ट्री आना भी शुरू हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन जो खराब है वो खराब ये है कि इस शहर ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लखनऊ में चलना मुश्किल हो गया है। ट्रैफिक बहुत स्लो है, ट्रैफिक की ओर लोगों का ध्यान नहीं है, और लोगों में भी सिविक सेंस नहीं है। लोगों के अंदर सिविक सेंस की बहुत कमी है। लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, लोग दूसरे की तकलीफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सिविक सेंस तो सर मैं काफी वोकल हूं इस चीज को लेके। इनफैक्ट हमने एक पेज सिविक एको भी शुरू इसीलिए किया था कि पूरे हिंदुस्तान में कचरे को लेके ही हमारा एक सिविक सेंस नहीं है। अब लाइन में आई है, कल भी जैसे मैं फ्लाइट में भी आ रहा हूं या कहीं पे भी जा रहा हूं, और क्या होता है कि पता ही लाइन लगी है, बस चुपचाप से ऐसे आगे आने की कोशिश करेंगे, किसी ने देखा ही नहीं, और ये छोटी छोटी चीजें ही होती है। आप सबसे मैं फ्लाइट में आप जाइए, आप देखिए, वो तो पूरे देश का मैं हाल बताऊं। फ्लाइट में जैसे ही फ्लाइट लैंड की और रुकी, लोग खड़े हो जाते हैं और भागने लगते बाहर निकल के। अरे भाई, अभी टाइम लगेगा आपको, अभी गेट, अभी वो उससे लगेगी जाके, फिर गेट खुलेगा, उसके बाद आगे वाले निकलेंगे। तो लगेज में तो सभी को वेट करना ही पड़ेगा। खड़े हो जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों खड़े हो गए हो भाई, 5 मिनट बैठ जाओ। और तुम, ऐसा नहीं है कि तुम सबसे पहले चले जाओगे, अभी तुम्हें अपना सामान लेना होगा। सारी लोगों के अंदर एक अजीब सी जल्दबाजी है, अजीब सी जल्दबाजी है। थोड़ा रुक के चलो यार, थोड़ा ठहर लो। नहीं, सही बात है सर। अब बिफोर कंक्लूडिंग कुछ थोड़े फास्ट से हिसाब से सवाल पूछूंगा। आपका फेवरेट क्यूजीन क्या है सर? मैं तहरी बहुत अच्छी बनाता हूँ और खाता भी बहुत बढ़िया हूँ। मतलब बनाता भी अच्छा हूँ और खाने में भी बहुत अच्छी। तहरी होती है आलू, मटर, गोभी और चावल से बनती है, तो पुलाव टाइप की एक चीज होती है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लखनऊ में आपका फेवरेट रेस्टोरेंट और फेवरेट स्पॉट घूमने के लिए? देखिए, फेवरेट जो है वो एक नया रेस्टोरेंट है, सैसी कैंटीन। तो उसके जो ओनर हैं भास्कर और उनकी वाइफ, वो दोनों पहले ओबराइज में शेफ थे, और उन लोगों ने यहाँ पे आके, मैंने उनका बिजनेस को बढ़ते हुए भी देखा। उन्होंने जो लोगों की ट्रेनिंग की, अपने लड़कों को, बहुत साधारण लड़कों को उन्होंने अपने जॉब पे रखा, जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने उसको ट्रेन किया। अब वो लड़के संभालते हैं। मतलब मैं वहां का खाली खाने की तारीफ नहीं करूंगा, उसको जो संभालते हैं जिस तरह से वो लोग, वहां के जो लड़के, मालिक नहीं रहता है, वो लोग चलाते हैं। वो आप जाइए तो आपको वैसे ही उतनी वार्मनेस से मिलेंगे, आपको सम्मान से बैठा लेंगे और आपसे आके बार बार पूछेंगे। तो वो रेस्टोरेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपका फेवरेट जर्नलिस्ट या कोई रिपोर्टर या फेवरेट टीवी एंकर, कोई भी नाम ले सकते हैं आप, 2-3 भी ले सकते हैं नाम। टीवी एंकर तो मुझे कोई पसंद नहीं है, क्योंकि सब या तो इधर हैं या उधर हैं, सबके अपने इंटरेस्ट है। दरअसल जब कोई, मतलब न्यूज की बात कर रहा हो, वो एजेंडे पे चल रहे हैं, सारे के सारे लोग एक एजेंडा पकड़ के चल रहे हैं, इसलिए मुझे टीवी और डिजिटल न्यूज में लोग पसंद नहीं है। क्या लगता है सर, बिहार इलेक्शन में क्या होने वाला है इस बार? बिहार इलेक्शन बड़ा दिलचस्प है इस बार, क्योंकि जो ये एनडीए का जो अलायंस है और यूपीए अलायंस है, उसके अलावा पीके ने दोनों को लड़ाया है। Yes. उन्होंने एनडीए वालों को भी लड़ाया है, उन्होंने इन लोगों को भी लड़ाया है, कांग्रेस के लिए भी काम किया है। वो सबकी अंदर से बारीकी जानता है और 3 साल से फील्ड में मूव कर रहा है। तो कुछ दिलचस्प होने वाला है। मतलब कुल मिलाकर यही लग रहा, मैं अपने आप को थोड़ा सा, मैं इतना पारखी नहीं मानता हूं कि मैं लोगों से बात करके अंदाजा लगा लूं कि क्या हार जीत होने जा रही है। लेकिन कुछ ना तो कुछ, क्योंकि पीके दोनों तरफ के वोट काट रहा है, तो पता नहीं खुद जीते ना जीते, लेकिन किसी ऐसे को हरा देगा जो जीतने वाला हो। जो कोई जीतने वाला उसको हरा सकता है, हारने वाले को जिता सकता है, उसके कैंडिडेट्स। तो बड़ा दिलचस्प होगा जो भी नतीजा होगा। इंडिया में सर, लखनऊ के बाद आपका और कौन सा शहर फेवरेट शहर है और क्यों? उदयपुर। मुझे उदयपुर बहुत अच्छा लगता है। उदयपुर झीलों का शहर है। मैं 1 साल वहां एडिटर रहा हूं और वहां के लोग बहुत अच्छे हैं और मौसम बहुत अच्छा है। वहां जाके आप बोर नहीं हो सकते हो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स और लिसनर्स हैं उन्हें भी बहुत डेप्थ में बहुत चीजें पता चली होंगी और आपके बारे में बहुत कुछ पता चला होगा, और वो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी कहानी इन इटसेल्फ फिल्मी कहानी है पूरी, और इस पर फिल्म भी बननी चाहिए। अभी 2 फिल्में बनाई है मैंने। 2 फिल्में भी बनाई है मैंने। उसमें एक अभी घुसपैठिया कौन बनाई है, वो इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अभी लॉस एंजल्स में अभी एंट्री मिली है एक फिल्म फेस्टिवल में, और अभी लखनऊ फिल्म फेस्टिवल में भी वो विनर है। और इससे पहले भी एक फिल्म बनाई थी गुलर का फूल, उसको बार्सिलोना में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है।
अमेजिंग, you're evolving, आप नई नई चीजों की तरफ जा रहे हैं। और कैसा लगा सर सुप्रीत सिंह शो पे आके? बहुत अच्छा लगा और आपने बड़ी अच्छी बातचीत की। मुझे लगता है कि ये इस तरह से ही बातचीत होनी चाहिए, इस तरह के ही पॉडकास्ट होने चाहिए जिसमें से कुछ ऐसी चीजें निकल के आए जो लोगों को प्रेरित करें। नहीं, बट थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। आप एडिटर इन चीफ हैं, अपना आप काम छोड़ के कीमती समय आपने इस शो के लिए दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम।